नमस्कार, खबरदार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। इस वक्त की सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। राजस्थान में गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब रविवार शाम को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। जानकारी ये कि कल सुबह 10 बजे तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भावी मंत्रियों की लिस्ट राज्यपाल को सौंपेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे के बाद शपथ ग्रहण हो सकता है। इसके पहले आज राजस्थान में मंत्रिमंडल के पुनर्गठन को लेकर अशोक गहलोत ने शाम को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई थी और इसी बैठक में सभी मंत्रियों के इस्तीफे ले लिए गए, जिसका प्रस्ताव पार्टी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने रखा था। अब रविवार को नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। इससे पहले कल दोपहर 2 बजे कांग्रेस ऑफिस में नए मंत्रियों के नामों की घोषणा होगी। शरद हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शरद, क्या जानकारी मिल रही, कौन से होंगे वो चेहरे, कितने पायलट खेमे के और कितने अन्य खेमे के? अर्पिता, फिलहाल हम मेरे पीछे आप देख सकते हैं इस्तीफा दे चुके मंत्रियों का बंगला है, जहां पर गहमागहमी मची हुई है। अब इन लोगों का कहना है कि हम जो लोग इस्तीफा दिए हैं उन सभी लोगों को कांग्रेस मुख्यालय बुलाया गया है। इसका मतलब हम लोग रिपीट हो रहे हैं उन 3 मंत्रियों को छोड़कर जिन्हें कल अजय माकन ने इस्तीफा देने की बात कही थी। तो ऐसा इन लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि इशारा किया है कि आप लोग रिपीट होंगे। दूसरी बात कहा जा रहा है कि अंदर जो मीटिंग हुई है उसमें अजय माकन के सामने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फिर दोहराया है कि बसपा और निर्दलियों ने मेरा साथ दिया है, उनको हम साथ नहीं छोड़ सकते। इसे लेकर सुबह से खींचतान चल रही थी कांग्रेस आलाकमान और अशोक गहलोत में। कांग्रेस आलाकमान चाह रहा था कि बसपा और निर्दलीय विधायकों को अभी तरजीह नहीं दी जाए, लेकिन अब ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान ने यह कह दिया है कि एक बसपा और एक निर्दलीय विधायक जो हैं मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। जहां तक सचिन पायलट की बात है, सचिन पायलट के खेमे के 5 लोगों को मंत्री बनाए जाने की सूचना है। अब उसमें पेंच यहां फंसा हुआ है कि क्या अशोक गहलोत जिन सचिन पायलट के खेमे के विधायकों को मंत्री बनाना चाहते हैं वही नाम सचिन पायलट ने दिए हैं या सचिन पायलट का कोई और नाम है, इसे लेकर पेच फंसा हुआ है, जिसे लेकर अभी बातचीत जारी है। फिलहाल अभी वहां पर गए हैं राजभवन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं और कल के मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण समारोह की जानकारी दे रहे हैं। अंदर यह हुआ कि सारे मंत्री गए, पहले से उनका इस्तीफा टाइप किया हुआ था, लिफाफे में बंद था, लिफाफे पर सारे मंत्रियों के नाम लिखे हुए थे। एक मंत्रियों को पकड़ाया गोविंद सिंह डोटासरा ने और उन्हें साइन करके मुख्यमंत्री को सौंपा। इस तरह की रस्म अदायगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सचिन पायलट को सम्मान दिलाने की लड़ाई जो प्रियंका गांधी लड़ रही हैं उसमें वो कितनी सफल हो पाती हैं, अशोक गहलोत कितनी जमीन छोड़ते हैं, यह बेहद दिलचस्प है। इसे लेकर कहा जा रहा है कि 3 जो हैं वो महिला विधायक भी शामिल हो सकती है। उसमें सचिन पायलट के सजातीय जो गुजर हैं उनको अशोक गहलोत अपना मजबूत करने के लिए शकुंतला रावत को कैबिनेट में ला सकते हैं, अशोक चांदना को एमओएस से कैबिनेट में पदोन्नति दे सकते हैं। इसी तरह से दलित चेहरे के रूप में मंजू मेघवाल को ला सकते हैं। निर्दलीय में संयम लोढ़ा का नाम सबसे आगे चल रहा है। जाट चेहरे के रूप में रामलाल जाट का नाम चल रहा है। उधर सचिन पायलट गुट के तरफ से हिमाराम चौधरी का नाम चल रहा है, ब्रिजेंद्र ओला का नाम चल रहा है, दीपेंद्र सिंह शेखावत का, मुरारी मीणा का और रमेश मीणा का। अब इनमें 5 में से किन किन नामों पर उनको आपत्ति है? कहा जा रहा है दीपेंद्र सिंह शेखावत और रमेश मीणा के नाम पर अशोक गहलोत को आपत्ति है, जिसे लेकर अभी दोनों ही पक्ष में समझौते के लिए अजय माकन एक दूसरे से बात कर रहे हैं और सोनिया गांधी आज रात कहा जा रहा है कि लिस्ट फाइनल कर देंगी। जी ठीक है शरद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, बैठक के बाद बाहर निकले प्रताप सिंह खाचरियावास से खास बात की हमारे संवाददाता शरद ने। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मंत्रिमंडल के सभी मंत्रियों ने इस्तीफे दे दिए हैं, बाहर आए हैं मुख्यमंत्री निवास से कैबिनेट बैठक के बाद। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास उनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या फैसला रहा? फैसला सबने इस्तीफे दे दिए। पार्टी नेतृत्व को, जो पार्टी नेतृत्व फैसला करता है, सबसे इस्तीफे, सबने एक साथ इस्तीफे दिए। प्रस्ताव डोटासरा जी ने पढ़ा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई और आज तो बहुत बड़ा दिन है और किसानों की जीत के बाद कांग्रेस ने किसान विजय संकल्प दिवस मनाया है।
तो कांग्रेस की तो बहुत बड़ी जीत हुई है, क्योंकि राहुल, यहाँ कांग्रेस की विजय होगी क्या? जो आप लोगों में खींचतान थी वो खत्म हो पाएगा क्या? क्यों नहीं, आप ये मानकर चलिए, यहाँ विजय आप देख लो, हम वल्लभनगर जीते, वहाँ बीजेपी की जमानत जब्त हुई, चौथे नंबर पर आए, दरियावद में बीजेपी तीसरे नंबर पर आई। माकन को आना पड़ा, इस्तीफा हुआ, मंत्रिमंडल गठन की बात चल रही, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो माकन साहब हमारे परिवार के सदस्य हैं, हमारे प्रभारी हैं, उनको तो आना ही पड़ेगा, उनकी जो जिम्मेदारी है हम सबके बीच में आना, काम करना। कल कब तक होगा मंत्रिमंडल में फेरबदल? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की मीटिंग हुई, डोटासरा जी ने इस्तीफे का प्रस्ताव रखा और पार्टी नेतृत्व के नाम पर सब मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। कल 2 बजे पीसीसी जाएंगे हम सब लोग, और सब लोग वहां जाकर और वहां से जो जानकारी है उसके बाद वहां पर जो प्रोग्राम होगा, अशोक गहलोत जी रहेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, गवर्नर हाउस आएंगे, शपथ होगी, क्या प्रोग्राम है, ये सब प्रोग्राम अब डिसाइड करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, माकन साहब। तो ये तय करना उनकी जिम्मेदारी है। पार्टी नेतृत्व सोनिया गांधी जी, माकन साहब, अशोक गहलोत जी जिसको जो जिम्मेदारी देना चाहेंगे जिम्मेदारी देंगे, वो सब आपके सामने आ जाएगा। खबरदार में अब हम नवजोत सिंह सिद्धू के पाकिस्तान प्रेम की नब्ज टटोलेंगे, जिन्होंने आज एक बार फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से अपनी मोहब्बत का इजहार किया और इमरान खान को अपना बिग ब्रदर बताया है। दरअसल आज नवजोत सिंह सिद्धू श्री करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेकने पाकिस्तान गए थे और वहां इमरान खान के दर पर घुटने टेक कर आए हैं। नवजोत सिंह सिद्धू ने इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताने के साथ साथ पाकिस्तान की शान में कसीदे भी पढ़े, जिनका बीजेपी ने अपने शब्दों में भावार्थ निकाला है। लेकिन कहते हैं ना, मोहब्बत अंधी होती है। सिद्धू भी पाकिस्तान की मोहब्बत में ऐसे अंधे हुए कि उन्हें पाकिस्तान का भारत विरोधी चेहरा ही नजर नहीं आ रहा, बल्कि वो तो करतारपुर साहिब जाकर पाकिस्तान के रंग में रंग कर लौटे हैं। पाकिस्तान की धरती पर नवजोत सिंह सिद्धू का शाही स्वागत हुआ। करतारपुर साहिब पहुंचते ही फूलों की वर्षा की गई। पाकिस्तानी अधिकारियों ने उनको माला पहनाई। ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर साहब, अरे ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। ऐसे शानदार स्वागत से किसका दिल गदगद नहीं हो जाएगा। और सिद्धू तो पाकिस्तान के पुराने प्रेमी हैं। ऑनर से पाकिस्तान सबकी तरफ से खुशामदीद। मेरा बड़ा भाई, वेरी वार्म, मेरा बड़ा भाई, उसमें बहुत प्यार। सिद्धू ने अपने बड़े भाईजान इमरान खान को थैंक्स बोला और करतारपुर साहिब गुरुद्वारे में दर्शन करने पहुंचे। लेकिन इमरान के प्रति सिद्धू के मन में भाई वाली फीलिंग की खबर जैसे ही भारत पहुंची तो बीजेपी की फीलिंग्स हर्ट हो गई। कांग्रेस पार्टी के पंजाब के अध्यक्ष पाकिस्तान जाएं और इमरान खान के लिए महिमा मंडन ना करे, इमरान खान के लिए कुछ अच्छा ना कहें, पाकिस्तान की स्तुति ना करें, ऐसा हो नहीं सकता है। बॉर्डर स्टेट्स के जो नेता हैं उनमें एक परिपक्वता होनी चाहिए, उनमें राष्ट्र प्रेम होना चाहिए और उनमें एक समझ होनी चाहिए कि हिंदुस्तान को लेकर क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। बीजेपी ने करतारपुर में बैठे सिद्धू को राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाना शुरू किया, लेकिन सिद्धू तो सिद्धू हैं, जिन्होंने करतारपुर साहिब से लौटते वक्त और ज्यादा तेजी से भारत पाकिस्तान की दोस्ती का राग अलापना शुरू कर दिया। भाई साडे कल्चर एक ने ਜਿਹੜੇ असली समझते ने वो जानते ने कि 10 लाख मारकाट हुई, किन्ने लोग बेअबरू होए, वो समझते ने वो ते मरम है। भाई साडे सभ्याचार एक, साडी जबान एक, साडा पहरावा एक, साडा खान पान एक, वो होर ते होर साडा टौर टप्पा एक, या कहो नहीं। इस करके ये गल अगे वधनी चाहिए है। असी तो इल्तजा कर सकते हैं। मैं उत्थे भी कह के आया कि खोलो उन्हां मंदिरां नूं, जाण दिओ वध तों वध जथे बाबा नानक दे जन्म स्थान ते। क्यों रोकदे हो? क्यों 40-50 कहने हो? भेजो 5000। उन्हां को पासपोर्ट ने, उन्हां को आस्था है, आपदे बाप दे दर दे उत्ते क्यों नहीं मत्था लाण दिंदे? क्यों नहीं ऊर्जा पाउण दिंदे? इनू रिलीजियस टूरिज्म कहंदे आ। सबको पता है कि सिद्धू एक बार बोलना शुरू करते हैं तो बोलते ही चले जाते हैं। करतारपुर साहिब से सिद्धू सिर्फ गुरु नानक देव जी का आशीर्वाद लेकर नहीं लौटे थे, बल्कि पाकिस्तान के प्रेम में डुबकी लगाकर आए थे।
यहाँ बीजेपी सिद्धू को कोसे जा रही थी, वहाँ सिद्धू पाकिस्तान के गुणगान किए जा रहे थे। ये कोई नवजोत सिंह सिद्धू का लोन इंसिडेंट नहीं है, ये एक डिजाइन है, एक पैटर्न है। कांग्रेस पार्टी का एक तरीका है। देयर इज अ डिजाइन इन व्हाटएवर वी हैव बीन सीइंग थ्रू नवजोत सिंह सिद्धू और थ्रू मल्टीपल लीडर्स ऑफ द कांग्रेस पार्टी इन द एज फार एज स्टेटमेंट्स अगेंस्ट इंडिया इज कंसर्न्ड। कि जिंदगियां बदलने वास्ते ਜਿਹੜੇ किस्मत ਤੇ ਸਾਡੀ ਤਾਲੇ ਲਾਤੇ ਉਹ ਖੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਲਕਨ ਰੂਟ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਸਾਡਾ ਸਮਾਨ 2100 किलोमीटर जाके मुंद्रा पोर्ट खड़े ते भाई 20 किलोमीटर क्यों ना जावे। वो पाकिस्तान जो भारत में आतंकवाद का प्रायोजक है, जो इमरान खान भारत से दुश्मनी का मौका नहीं छोड़ते, सिद्धू उनके मुरीद हैं, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन सार्वजनिक तौर पर यूं पाकिस्तान की हिमायत करना तो सिद्धू को शोभा नहीं देता। वैसे बीजेपी भी इसी ताक में बैठी थी। मैं बिल्कुल स्पष्टतः कह सकता हूं कि जो सिद्धू ने कहा है कि इमरान खान मेरा बड़ा भाई है, ये राहुल गांधी जी के कहने पर ही कहा है। देखिए संबित पात्रा जी को ये बात पता होना चाहिए कि इमरान खान उसका पुराना दोस्त है नवजोत सिद्धू जी का, और वो आज का नहीं है कोई आपको नई बात सिद्धू के बारे में पता चली इमरान खान के बारे में। तो हमारे तो पंजाब में हम तो बड़े भाई की तरह, छोटे भाई की तरह जिससे प्यार करते हैं वो ऐसे ही करते हैं। ये इनको कोई मुखालफा होगा हमारे बारे में, ये इसके लिए चेक कर लेंगे। ये मान भी लिया जाए कि स्वागत के दौरान इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताना सिद्धू का शिष्टाचार था, लेकिन पंजाब में कांग्रेस का अध्यक्ष होने के नाते भी तो उनका कोई शिष्टाचार था। विरोधियों ने कहा कि सिद्धू करतारपुर साहिब गुरुद्वारे का दर्शन करने गए थे, न कि किसी राजनीतिक कार्यक्रम में शिरकत करने। तो क्या इसके जवाब में सिद्धू भारत पाकिस्तान की दोस्ती वाली यादों में खो गए? ਜਦੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਗਏ ਸੀ ਅਮਨ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਿਆਰ ਦੀ ਬੱਸ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਪੱਬਾਂ ਭਾਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੋਵੇਂ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ खुश, हर बंदा खुश। क्यों भाई? इस करके कि जिंदगियां बदलने वास्ते जड़े किस्मत ते साडी ताले लाते वो खुलने चाहिए। पाकिस्तान प्रेम का इजहार करना और इमरान को बड़े भाई का दर्जा देना, इसके लिए सिद्धू के अपने तर्क हैं, लेकिन सिद्धू की यही बातें कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा जाती हैं। और कुछ नहीं तो सिद्धू को पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी और कैबिनेट मंत्रियों से ही कुछ टिप्स ले लेनी चाहिए थी, जो एक दिन पहले ही करतारपुर दर्शन कर लौटे, वो भी बिना किसी विवाद को जन्म दिए। कि जब मोदी जी जाते हैं तो वो देश प्रेमी है, जब सिद्धू जाता है तो वो देशद्रोही है। क्या ऐसी क्या बात है यार? मैं आपको भाई कह सकता हूं कि नहीं कह सकता? तो इसमें क्या? एक देखो, हम गुरु नानक देव जी की फिलॉसफी को आज से 552 साल पहले जो उन्होंने कहा था कि किरत करो, नाम जपो और वंड छको, और उस फिलॉसफी को सिजदा करने के लिए गए थे। बीजेपी का कहना है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी, बीजेपी बहुत, नवजोत सिंह सिद्धू है वो देखो पाकिस्तान का ऐसा बीजेपी बहुत कुछ कहती है। बीजेपी डिजाइन करती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह एग्जीक्यूट करते हैं, सपोर्टेड बाय अकाली दल है, हमें समझ आती है। सिद्धू का यही बड़बोलापन उन्हें पाकिस्तान प्रेमी होने का सर्टिफिकेट देता है। फिर चाहे जितना मर्जी कहते रहें कि उन्हें किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, लेकिन इमेज पर ठप्पा तो लग ही जाता है। करतारपुर कॉरिडोर से ललित शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। कांग्रेस को सिद्धू और इमरान के भाईचारे पर कोई ऐतराज नहीं है। वैसे भी सिद्धू ने कोई पहली बार तो अपने पाकिस्तान प्रेम का इजहार किया नहीं। दुनिया जानती है कि इमरान खान के लिए सिद्धू का दिल कितनी शिद्दत से धड़कता है, और इमरान खान भी सिद्धू से दोस्ती के इतने मुरीद हैं कि करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने का जो क्रेडिट था वो तक सिद्धू को दे चुके हैं, जिसे सिद्धू अपनी खुशनसीबी भी बता चुके हैं। लेकिन सिद्धू ये नहीं बताते कि वो बात बात पर पाकिस्तान क्यों जाते हैं, और सिर्फ जाते ही नहीं है बल्कि हर उस शख्स से मिलकर फूले नहीं समाते जो भारत से दुश्मनी की कस्में खाते हैं।
Sir, on behalf of Prime Minister साहब, हुकूमत पाकिस्तान सबकी तरफ से आपको खुशामदीद है। मेरा बड़ा भाई, Very warm, मेरा बड़ा भाई, उसने बहुत प्यार। We have been waiting for this day for so long. Yes, very warm welcome. थैंक यू, गॉड ब्लेस। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए सिद्धू के मन में उमड़ते प्यार और सम्मान के इस दरिया का स्रोत तो पता नहीं क्या है, लेकिन इसका असर सिद्धू के दिलो दिमाग पर बड़ा गहरा है। करतारपुर कॉरिडोर की ओपनिंग सेरेमनी में सिद्धू ने इमरान के लिए अपना दिल खोलकर रख दिया था। इस जबान दे विचों 14 करोड़ सिखां दी आवाज निकलदी है ते सुनो की कहंदे है, और तेरी मोहब्बत, तेरी मुरब्बत, तेरे प्यार दे तोहफे बदले मेरे कोल ता सब तो महंगी इहो शै है। मैं शुकराना लेके आया हां, मैं शुकराना लेके आया हां। महंगिया यारा सोनिया खाना दिल दिया शहनशाह खान इमराना, तेरी खातिर दिल नजराना लेके आया हां, दिल नजराना लेके आया। यानी इमरान खान के लिए सिद्धू का ये प्यार ना तो नया है ना ही एक तरफा। इमरान खान भी सिद्धू को अपना ही मानते हैं। सिद्धू किधर है? मैं कह रहा हूँ हमारा सिद्धू आ गया। मतलब आग दोनों तरफ बराबर लगी है। सिद्धू इमरान खान को बेस्ट प्रधानमंत्री मानते हैं। इमरान खान तो सिद्धू को पाकिस्तान में चुनाव लड़ने का न्योता तक दे चुके हैं। तो कौन सा जुर्म किया था सिद्धू ने यहाँ के? और माशाल्लाह सिद्धू, मैं आपको एक बात बता दूं, जो मैंने कल से देखा हूं यहाँ, आप बेशक इधर आके इलेक्शन लड़ने, आप या पाकिस्तान में इलेक्शन जीत जाएंगे, और पंजाब में खास तौर पे। और मैं आखिर में ये भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने दो किस्म के पॉलिटिशियन बताए थे ना, एक होता है जो चांस लेता है, जो बड़ी ख्वाब देखता है, दूसरा है वो डर डर के अपना वोट बैंक देखता है, दूसरा नफरतें फैला के वोट लेता है, और एक इंसानों को जोड़ के वोट लेता है। मैं ये उम्मीद रखता हूं कि ये ना हो कि हमें सिद्धू की इंतजार करनी पड़े कि जब वो वजीर आजम बनेगा तब दोस्ती होगी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की। तो अब जो इमरान खान से करे प्यार, वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार? पाकिस्तान से ही सिद्धू को इतना लगाव है कि वो उसके जयकारे तक लगा चुके हैं। पाकिस्तान जीवे, हिंदुस्तान जीवे ते पाकिस्तान जीवे, हसदा वसदा ये सारा जहान जीवे। सिद्धू को पाकिस्तान में अपना दूसरा घर परिवार नजर आता है और इमरान खान में अपना बड़ा भाई। तो सोचिए पाकिस्तान के आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा से उनका क्या रिश्ता हो सकता है, जो साल 2018 में इमरान खान के शपथ ग्रहण समारोह में जोर से झप्पियां करते नजर आए थे। सोचिए जब इमरान के शपथ ग्रहण समारोह में सिद्धू पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के राष्ट्रपति मसूद खान के बगल में विराजमान हुए थे, तो क्या तब भी सिद्धू को गर्व महसूस हो रहा होगा? लेकिन सिद्धू को इन सवालों से क्या लेना देना? उन्हें तो इमरान खान की दोस्ती पर नाज है, गुमान है, तभी तो इमरान के एक बुलावे पर वो पाकिस्तान दौड़े चले जाते हैं। और ये बताएं कि आपकी और इमरान खान साहब की यारी कब शुरू हुई थी? ये इसकी भी थोड़ी सी कहानी हम सुनना चाहते हैं आपसे। मेरी उनसे जो एड्यूलेशन है, मैं बहुत छोटा था जब जुड़ा करता था, तो फरीदाबाद में वो खेलने आए थे और मैं अंडर 25 की टीम के मतलब एज ओपनिंग बैट्समैन उनके खिलाफ खेला था। अच्छा। तो इतनी तेज स्विंग करती हुई गेंद आई, मैं खड़ा ही रह गया, मेरी धुन्नी में लगी ठां करके, जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया साहब, मैं जलेबी की तरह इकट्ठा हो गया। तो भागे भागे मेरे पास आए, कहने लगे सरदार जी ठीक हो? हाँ। सा आ रहे है हाँ। किते गलत थां दे उत्ते ते नहीं वजी? मैं कहा जी ठीक आ। तो मैनू कहंदे अख मार के मैनू कहंदे पुत्र हुण मैं बाउंसर नहीं मारांगा। अच्छा। खेलना खेली, जिगरे नाल खेली। हाँ। मतलब गरीब को मारते नहीं थे वो। वैसे सिद्धू के इस इमरान प्रेम के मुरीद पाकिस्तान में भरे पड़े हैं, लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को सिद्धू का ये पाकिस्तान प्रेम हजम करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पाकिस्तान वो देश है जिसे सिर्फ आतंकवाद से प्रेम है। वो आतंकवादी जो हिंदुस्तान को लहूलुहान करने से बाज नहीं आते, कैप्टन अमरिंदर सिंह तो सिद्धू को देशद्रोही तक करार दे चुके हैं। सिद्धू कुछ नहीं संभाल सका, मैं उसको चंगी तरह जानता हूँ। ऐसी बात मत समझें कि सिद्धू इज सम सॉर्ट ऑफ कोई सम मैजिक वर्ड फॉर पंजाब।
ही इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। लेकिन अगर वो इसको फेस रखेंगे फॉर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब, आई विल अपोज हिम, बिकॉज ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है और मैं जानता हूँ कि ये पाकिस्तान के साथ कैसा है इसकी उलझन है, और आई विल नॉट इन एनी वे। इसका दोस्त है मिस्टर प्राइम मिनिस्टर जो है इमरान खान, जनरल बाजवा के साथ इसकी दोस्ती है। इट इज़ अ मैटर ऑफ नेशनल। सिद्धू जब भी पाकिस्तान जाते हैं इमरान खान के शान में कसीदे पढ़ते हैं, पाकिस्तान के गुणगान गाते हैं और भारत पाकिस्तान की दोस्ती के तराने सुनाते हैं। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कश्मीर से लेकर पंजाब तक आतंकवाद का सप्लायर पाकिस्तान ही है। आतंकी घुसपैठ कराता है तो जो देश भारत से दुश्मनी की कस्में खाता हो उस देश से सिद्धू दोस्ती की पींगे कैसे लड़ा सकते हैं। लेकिन सिद्धू को कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई बार्डर खोलो, ये अपने लिए क्या है? मेरी ते ना कोई सैंड माइन है, ना कोई दुकान है ते ना पंजी का कोई व्यापार है। भाई मेरा तो कुछ भी नहीं गा, मेरा तो कुछ भी नहीं। पर मैं जानदा, मैं एक मिनट, मैं यार बीजेपी जो मर्जी कहे, लान दे जिन्ने मर्जी मैं कहते, कोई आरोप नहीं लाना। सिद्धू के मन में पाकिस्तान और इमरान खान के प्रति ये आस्था ही कांग्रेस पर भारी पड़ जाती है। लेकिन सिद्धू तो सिद्धू हैं, उन्हें समझाए कौन। भले ही पाकिस्तान कितनी मर्जी पाप करे, लेकिन इमरान के लिए सिद्धू का प्यार कभी कम नहीं होता। है समय नदी की बाढ़ के अक्सर सब बह जाया करते हैं, है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत भी झुक जाया करते हैं। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, पर कुछ इमरान खान जैसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं, जो इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। आज तक ब्यूरो। पाकिस्तान और इमरान खान से रिश्तेदारी सिद्धू की पर्सनल चॉइस हो सकती है, लेकिन वो जब ऐसे बयान देते हैं तो भूल जाते हैं कि वो पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, और इसलिए जब वो कुछ बोलते हैं तो सवाल कांग्रेस पार्टी पर भी उठते हैं, और वो भी ऐसे वक्त में जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में सिद्धू पाकिस्तान और इमरान खान को लेकर अपने दिल की भावना जितनी ज्यादा व्यक्त करेंगे, उतना ही फायदा बीजेपी के साथ साथ अमरिंदर सिंह को होगा, जो पहले ही सिद्धू को पाकिस्तान समर्थक बताकर अपनी राष्ट्रवादी छवि मजबूत करने में जुटे हैं। पाकिस्तान का देखिए सबसे बड़ा दुश्मन न भारत है न अमेरिका, पाकिस्तान ही खुद का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये खुद पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्री फवाद चौधरी का मानना है। इस्लामाबाद में हुए चार्टर ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने इमरान सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि कट्टरवाद ही पाकिस्तान का दुश्मन है। फवाद चौधरी के मुताबिक पाकिस्तान की सरकार कट्टरवाद से निपटने के लिए तैयार ही नहीं। फवाद चौधरी ने यह भी कहा कि जहां तक कहा गया है कि पाकिस्तान में कट्टरवादी की जो पौध है वो आज सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है, वो मदरसे से नहीं निकली है, बल्कि पाकिस्तान के सामान्य स्कूल कॉलेजों से पढ़कर आई है। इमरान के मंत्री ने पाकिस्तान की पोल पट्टी खोल दी। इमरान के मंत्री ने दुनिया को बता दिया कि इस्लाम आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान में है। इस्लामिक आतंकवाद की जड़ है कट्टरता, और कट्टरता की क्लास पाकिस्तानी स्कूल कॉलेजों में लगती है। आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की बड़ी वजह मदारस हरगिज नहीं, हमारे यहाँ एक्सट्रीमिज्म की सबसे बड़ी वजह हमारे स्कूल हैं और हमारे कॉलेजेस, जहाँ पे एक बाकायदा मंसूबे के तहत 80 की दहाई में और 90 की दहाई में ऐसे उसातिज़ा भर्ती किए गए हैं जो बुनियादी तौर के ऊपर आपको एक्सट्रीमिज्म की तालीम दे रहे हैं। इस वक्त तमाम बड़े जो वाकयात हुए हमारे यहाँ, वो मदारस के स्टूडेंट्स ने नहीं किए, वो ऑर्डिनरी स्कूलों से पढ़े हुए लोगों ने किए, क्योंकि उनके दिमाग ही आपने बंद कर दिए। मतलब यह है कि पाकिस्तान जिस आतंकवाद के नाम पर दुनिया के आगे कटोरा लेकर घूमता है, उसके बीज उसी के स्कूल कॉलेजों में 80 और 90 के दशक में बोए गए थे। पाकिस्तान में कट्टरवाद का ऐसा एजुकेशन सिस्टम तैयार किया गया है
जिसके डिग्री होल्डर अब हाथों में क्लाशनिकोव लेकर दुनिया के लिए खतरा बन गए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू रखने में। एक शख्स कहता है कि अपना हमें फलाने मुल्क के साथ जंग कर लेनी चाहिए, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको आप नहीं रोक सकते। लेकिन उसको ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो बंदूकें लेके, क्लाशनकोफें लेके हुकूमत के ऊपर चढ़ पड़े कि नहीं, अगर आप जंग नहीं करते तो मैं आपसे जंग करूंगा। वैश्विक मंचों पर रो रो कर भारत को खुद के लिए खतरा बताने वाले इमरान खान के झूठ का पर्दाफाश हुआ तो एक सच सामने आया। सच ये है कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े खतरे का नाम है पाकिस्तान। हमें हिंदुस्तान से कोई पोटेंशियल थ्रेट नहीं है। हमारी दुनिया की छठी बड़ी फौज है, हमारी पास हम एटमी ताकत हैं और हिंदुस्तान हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। हमें अमेरिका से कोई खतरा नहीं है, हमें यूरोप से कोई खतरा नहीं है। हमें अगर सबसे बड़ा खतरा है तो वो अपने आप से है। जो डेंजर विद इन है वो जो बाहर का खतरा है उससे बहुत बड़ा है। पाकिस्तान वो भस्मासुर बन गया है जो अब अपने ही सिर पर हाथ रखकर नाचने को तैयार है। मतलब पाकिस्तान के लिए कट्टरवाद की आग में भस्म होने का समय आ गया है। इसलिए इस्लामाबाद में चार्टर ऑफ पीस कॉन्फ्रेंस में फवाद चौधरी ने अपनी ही सरकार को इससे निपटने में नाकारा और नाकाम बताया। इन बदकिस्मती से हमने मुख्तलिफ सियासी वजूहात की बिना पर और फिर खारजी वजूहात की बिना के ऊपर हमने ये फैसला किया कि हम एक ऐसा एलिमेंट हमने क्रिएट किया कि जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक बहुत ही बड़े खतरे से आज दो चार है। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि हम इसमें हमारे जो इस वक्त जो रेमिडियल स्टेप्स हैं वो बिल्कुल नाकाफ़ी हैं। और सच्ची बात तो यह है कि ना तो हुकूमत और ना ही रियासत एक्सट्रीमिज्म से लड़ने के लिए उतनी तैयार है जितनी होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है ये बात फवाद ने इमरान खान तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन फवाद ये भी जानते हैं कि इमरान एक कठपुतली है जो आईएसआई और पाकिस्तानी सेना के इशारे पर कथकली करते हैं। अभी हमने टीएलपी के केस में भी हमने देखा है कि किस तरह से रियासत को पीछे हटना पड़ा और ये उस बॉम्बशेल की निशानदही करता है जो टिक टिक करके बज रहा है। State should have only one business, and that business is enforcement of law. The state who cannot enforce law, बड़ी जल्दी उसकी एग्जिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बिकॉज आप इंच बाय इंच जो है वो खाना जंगी की तरफ चलते जाएंगे। बिकॉज रियासत का कंट्रोल आपके ऊपर से खत्म होता जाएगा और ग्रुप्स जो हैं वो इमर्ज हो जाएंगे जो आपके रियासती कंट्रोल जो है उसको टेक ओवर कर लेंगे। फवाद चौधरी जिस टीएलपी की बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम है तहरीक लबैक पाकिस्तान। हाल ही में इमरान सरकार को संगठन के दबाव में उसके समर्थकों और उसके मुखिया को रिहा करना पड़ा और गुप्त समझौते के तहत कई प्रतिबंध हटाने पड़े। इन कदमों को सीधी भाषा में कट्टरवाद के आगे घुटने टेकना कहते हैं। टीएलपी पर पाकिस्तान में 12 अप्रैल को हिंसा भड़काने का आरोप लगा। ये संगठन फ्रांस के राजदूत को देश से निकालने का दबाव बना रहा था। इसी मांग को लेकर पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस घटना के बाद टीएलपी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। टीएलपी के मुखिया साद हुसैन रिजवी को आतंकवाद विरोधी अधिनियम के तहत हिरासत में रखा गया था, लेकिन कट्टरपंथियों के दबाव में उसे छोड़ दिया गया। रिजवी को कैद में रखना पाकिस्तान सरकार के लिए भारी पड़ गया था। उसके समर्थक पाकिस्तान में अलग अलग इलाकों में हिंसा पर उतारू हो गए थे। कई जगहों पर कट्टरपंथियों ने पुलिस कर्मियों तक को मार दिया था। हालात ये बन गए थे कि इमरान सरकार ने टीएलपी समर्थकों की सारी बात मान ली और हिंसा के सारे केस वापस ले लिए। इमरान खान ने टीएलपी चीफ रिजवी को इसलिए रिहा किया है प्राइमरली अपनी कुर्सी को बचाने के लिए। कई हफ्तों से बड़े जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे थे। उस प्रोटेस्ट में कई पुलिसमैन मारे गए थे, 7 मारे गए थे और अनेकों घायल हो चुके थे और सारी सड़कें जो थी इस्लामाबाद की तरफ जाती हैं उनको ब्लॉक किया गया था। और हर दिन जो है टीएलपी जो है ज़्यादा पावरफुल बनता जा रहा था। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई भी कोई बड़े कदम पर नहीं उठा रही थी। ऐसे में इमरान को साफ तौर पर नजर आ रहा था कि अगर ये प्रोटेस्ट और चलते रहे और उनकी पॉलिटिकल रैलीज और चलती रही तो इमरान को जबरदस्त खतरा है अपनी कुर्सी से हटाए जाने का। इसी के बाद से ही फवाद चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, वो भी कट्टरवाद जैसे मुद्दे पर जिस पर पाकिस्तान में कोई नहीं बोलता,
जानकार मानते हैं कि इमरान और पाकिस्तानी सेना के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है और इसीलिए फवाद चौधरी ने सेना के इशारे पर अपनी सरकार को नाकाम बताया। इमरान खान के मिनिस्टर फवाद चौधरी जो हैं वो अपनी सरकार को ही कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नाकाम है कट्टरवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। ये दो चीजें दर्शाती हैं, उन्होंने टीएलपी के साथ समझौता किया और इसी माफिक जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उनकी भी शर्तें उन्होंने एक्सेप्ट कर ली हैं, जिसको निगाह में रखते हुए बाकी जो ग्रुप्स हैं वो भी उसी माफिक सहूलतें चाहते हैं, उसी माफिक कंसेशन चाहते हैं और उसको साफ तौर पे पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई का सपोर्ट था। पाकिस्तान के गले में कट्टरवादी बिरयानी का ऐसा निवाला अटका है कि जिसे उगलते भी नहीं बन रहा और निगलते भी नहीं। यही वजह है कि इमरान सरकार कट्टरवाद के मसले पर अपने ही देश में घिर गई है और दुनिया के सामने पाकिस्तान का असली चेहरा सामने आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। टीएलपी यानी तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के आगे पाकिस्तानी सरकार ने भी घुटने टेक दिए हैं। ये पाकिस्तान का एक ऐसा कट्टरवादी संगठन है जो इस्लाम की कुछ पुरानी परंपराओं को लागू करवाना चाहता है। फिलहाल बड़ी संख्या में इसके समर्थक हैं। 2015 में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान को खादिम हुसैन रिजवी ने बनाया था। खादिम हुसैन रिजवी पाकिस्तान के कट्टर धार्मिक नेता थे। नवंबर 2020 में खादिम हुसैन की मौत के बाद उसके बेटे साद को संगठन की कमान मिली। इस्लाम की कट्टर विचारधारा का समर्थक है संगठन। ये संगठन ईश निंदा कानून को बनाए रखना चाहता है। ईश निंदा कानून के तहत दोषी को मौत की सजा मिलती है। टीएलपी पाकिस्तान में शरिया कानून भी लागू कराना चाहती है। 2017 में नवाज शरीफ सरकार गिराने में इस संगठन का बड़ा हाथ था। उस दौर में इमरान खान ने टीएलपी का समर्थन किया था और ये माना जाता है कि अब इमरान सरकार को गिराने की कोशिश टीएलपी की तरफ से हो रही है। वर्ष 2020 में फ्रांस के एक स्कूल टीचर सैमुअल पैटी की हत्या कर दी गई थी। आरोप था कि उन्होंने स्कूल में पैगंबर मोहम्मद की तस्वीर दिखाई थी। उनकी हत्या करने वाला एक कट्टरपंथी छात्र था। इस घटना के बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने इस्लामिक कट्टरपंथ की आलोचना की थी और इसी वजह से टीएलपी ने पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर हिंसक प्रदर्शन किया और फ्रांस के राजदूत को देश निकाला दिए जाने का दबाव बनाया था। कृषि कानूनों के विरोध में चल रहा किसान आंदोलन अब किस ओर जाएगा? क्या यह आंदोलन खत्म मान लिया जाए या फिर नई मांगों के साथ फिर से एक नया आंदोलन शुरू होने वाला है? इन सवालों पर हमने आज किसान नेता राकेश टिकैत से बात की। क्या कहना है उनका, चलिए सुनिए। कानून वापसी तो हो गई, अब आप लोगों की घर वापसी कब होगी सर? हाँ जी, घर वापसी भी होगी, सरकार से बातचीत कर लेंगे और बातचीत करने के बाद में घर वापसी करेंगे। तो कैसे बातचीत करेंगे? मतलब आप चाह रहे हैं कि सरकार की तरफ से पहल हो, आप लोगों को बुलाया जाए? ये तो लग रहा है कि घड़ी की सुई वहीं जाके अटक गई है। नहीं भाई, कोई बात समाधान की तरफ जा रही है अब, तो टेबल पे भी तो फाइनल टच तो उसको टेबल पे दिया जाएगा ना। और भी बहुत मसले हैं। किसान आंदोलनरत हैं, वहां पे किसानों की शहादत हुई है, किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज है, एमएसपी गारंटी कानून बने, ये भी एक मामला है, सीड बिल का मामला है, दूध की पॉलिसी क्या आएगी, तो ये बहुत से जो सवाल हैं। और ये चीजें उस टाइम पे भी तय हुई थी जब 11 दौर की बातचीत हुई कि एमएसपी और 3 कानून पे बात अलग होगी और उसके बाद में एक कमेटी बन जाएगी जो सारे मामलों पर कमेटी तय करती रहेगी, फिर लोगों को आंदोलन ना करना पड़े। ये उस टाइम पे भारत सरकार और किसानों के बीच में एक तय हुई थी चीजें। तो न्योता आया क्या अभी सरकार की तरफ से? कोई अभी कोई नहीं आया। अच्छा, ये बताइए कि चूंकि आज आप जुड़ रहे हैं और देश भर में लोग सुनना चाहेंगे कि आपकी क्या सोच है, क्योंकि इस पूरे आंदोलन को काफी आगे बढ़ चढ़कर आपने इसका एक तरह से नेतृत्व किया, आप चेहरे बन गए इसके। तीनों कृषि कानूनों की जो वापसी हुई, जब प्रधानमंत्री ने अचानक सुबह 9 बजे ऐलान कर दिया राष्ट्र के नाम संबोधन में, तो आप चौंक गए या आप उस बात से खुश हुए? पीएम की बात पर भरोसा है आपको?
तीनों का जवाब दीजिएगा। क्या चौंक गए? क्या आपको उम्मीद थी कि पीएम ऐसा बोलेंगे? 3 की उम्मीद नहीं थी, 2 पे था कि 2 को वापसी लेंगे ये और एमएसपी को गारंटी कानून बनाएंगे, ये था। इन्होंने 3 वापसी ली और एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं लेकर आए। ये एक बड़ा सवाल है। तो मोदी जी ने आपको भी चौंका दिया। राकेश जी, तो तीनों कानूनों को वापस लेके मोदी जी ने भी आपको चौंका दिया मतलब? तीनों एकदम से 3 कानून वापसी किया और किसी को अता पता नहीं था तो चौंकाते तो ही। पहले नोटबंदी में भी चौंकाया, इनमें भी चौंकाया, लेकिन हमने ये कहा है कि जो करा ठीक है, लेकिन आगे जो मसले हैं उसमें भी बातचीत का एक रास्ता खोल ले, उसमें भी आगे बातचीत होनी चाहिए। आप ये कह रहे हैं कि संसद सत्र में जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक हम आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। आपको प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा क्यों नहीं है टिकैत साहब? नहीं, हमने ये कहा है कि इसके साथ साथ बहुत मसले हैं, अब इसको टेबल पे आन के फाइनल टच देना चाहिए। वो भी तो सरकार ही देगी ना। एमएसपी का एक बड़ा इशू है। एमएसपी से कम रेट में किसान अपनी फसल बेचता है, उसकी जिम्मेदारी भारत सरकार की है। जो 750 किसान शहीद हुए उस पर भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आज तक अगर सीधा स्मारक बनाने की बात करी कि किसान यहाँ पे शहीद हुए तो उनका स्मारक जी, अगर स्मारक यहाँ पे बने। सीधा अभी प्रधानमंत्री से आपको कुछ कहना है, आज तक के जरिए संवाद करना हो तो तीनों कृषि कानून की वापसी पर, आगे की बातचीत पर आप सीधा पीएम को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि उन्होंने 3 कानून वापसी लिए तो उनका धन्यवाद है 3 कानून पे, लेकिन आगे एमएसपी पे भी वो गारंटी कानून बना दे। जो और मसले हैं उन पे कमेटी बने, वो जो हमने पहले उनके मंत्रियों को बताया था उस पे पहल करें। और वो एक बातचीत तय हुई थी हमारी बैठ के कि एक कमेटी बनेगी, वो पूरी कमेटी सारे मसलों को देखेगी।